नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं दो बहुत बड़े इवेंट्स के बारे में जिसको लेकर एरियल हवानी ने कंफर्मेशन दे दी है कि ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है, यानी कि इंटरनेशनल फाइट वीक UFC 329 और UFC 330 जुलाई 11 को होने वाली है। UFC 329 और जैसे कि हमें पता है यहाँ पर ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि कॉनर मैग्रेगर अपना रिटर्न करने वाला है और एरियल हवानी के अकॉर्डिंग वो अपना रिटर्न करने वाला है मैक्स होलोवे के अगेंस्ट। उसके बाद वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव को लेकर भी अपडेट आ चुका है, जहां पर अभी तक ये कंफर्म नहीं था कि क्या इस्लाम जुलाई के मंथ में फाइट करने वाला है या फिर वो अगस्त के मंथ में फाइट करेगा। तो एरियल हवानी के अकॉर्डिंग ये भी ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि इस्लाम का रिटर्न UFC 330 में होने वाला है, जो कि 15 अगस्त को होगा। ओपोनेंट कौन है इस्लाम का? तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, यहां पर भी ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि इस्लाम महाचेव की नेक्स्ट फाइट इयन मचाडो कैरी के साथ होगी। अब हम फाइनली बोल सकते हैं एक चीज बहुत ज्यादा बेटर होने वाली है और वो है कॉनर का कार्ड बहुत बेटर होगा, क्योंकि अभी तक कॉनर ने जिन भी कार्ड्स में फाइट किया है वहां पर सारी फाइट्स बहुत ज्यादा एवरेज हुआ करती थी। बट अब क्योंकि पेपर व्यू सिस्टम खत्म हो चुका है और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पैरामाउंट आ चुका है, तो इसीलिए अब अगर हम UFC 329 को देखें तो लग रहा है कि ये वाला कार्ड बहुत बड़ा बनने वाला है। इस चीज को तुम कंफर्म भी मानो कि पैडी पिमलेट की फाइट होने वाली है बेनवा सांडेनी के साथ, कोरी सैंडगन और मारियो बटिस्टा की फाइट कंफर्म हो चुकी है और इसके साथ गेबल स्टीफसन भी यहाँ पर फाइट करने वाला है। अब ओपोनेंट अभी तक डिसाइडेड नहीं है, बट ऑलरेडी गेबल के पीछे बहुत ज्यादा हाइप है और इसी के साथ ये भी रूमर चल पड़े कि इसी कार्ड में यायर रॉड्रिगेज और जीन सिल्वा की भी फाइट हो सकती है। तो इस पूरे 329 के कार्ड को देखने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि अब ये कार्ड बस कॉनर के नाम से नहीं चल रहा है बल्कि बाकी भी फाइट्स बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अब स्पीकिंग ऑफ पैडी पिमलेट, तो रिसेंटली पैडी पिमलेट ने एक वीडियो को पोस्ट किया है जहां पर वो फ्रेंच ब्रेड खा रहा है और बेसिकली यही हिंट दे रहा है कि उसकी नेक्स्ट फाइट होने वाली है BSD के साथ। अब ये जो पैडी ने पोस्ट डाली है इसको लेकर अगर तुम देखोगे तो काफी लोग पैडी पिमलेट को रिप्लाई दे रहे हैं कि लास्ट टाइम जब किसी फाइटर ने फ्रेंच फूड के साथ हिंट दिया था कि वो BSD के साथ फाइट कर रहा है तो वो फाइटर सबमिट हुआ था, यानी कि मारिशु रूफी की बात हो रही है जिधर उसने भी कुछ ऐसा ही हिंट दिया था कि वो BSD के साथ फाइट कर रहा है। तो अब एग्जैक्टली ऐसा पैडी ने भी किया है। और मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं डस्टिन पोरियर के बारे में, जहां पर वैसे तो मैंने डस्टिन को कवर नहीं करना था, बट रिसेंटली जो डस्टिन ने डम टेक दिया है उसको लेकर अभी डस्टिन बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है, इसीलिए मैं भी इसे कवर कर रहा हूं। तो फैन का क्वेश्चन आया होता है डस्टिन को कि उसके ओपिनियन में टॉप 5 लाइट वेट फाइटर्स ऑफ ऑल टाइम कौन है। तो डस्टिन यहाँ पर नाम लेता है हबीब नुरमागोमेडोव, ये भी ऑब्वियसली बात है। इस्लाम महाचेव, ऑब्वियसली इस्लाम होगा, बट इसके बाद नंबर 3 बीजे पेन, नंबर 4 इलिया टोपुरिया और नंबर 5 फ्रैंकी एडगर। ब्रो कहां है चार्ल्स ओलिवेरा? लिटरली ओलिवेरा से आगे बस इस्लाम और हबीब हो सकते हैं और कोई भी अभी लाइट वेट में इतना नहीं हो सकता। और इसके ऊपर से जस्ट अभी चार्ल्स ओलिवेरा BMF चैंपियन भी बन चुका है, तो लाइट वेट चैंपियन, BMF चैंपियन, और उसको डस्टिन पोरियर ने टॉप 5 में नहीं रखा है। डस्टिन की ये वाली लिस्ट इतनी ज्यादा डम है ना कि इलिया टोपुरिया को उसने नंबर 4 पे रख दिया है, गिवन दैट कि इलिया ने बस अभी तक एक फाइट की है लाइट वेट में। इवन जब डस्टिन यहाँ पर इलिया का नाम लेता है तो साइड में बैठा क्रिस वाइडमैन भी बोलता है कि इलिया ने तो बस अभी तक एक ही फाइट की है, बट डस्टिन इस बात को कंप्लीटली इग्नोर कर देता है और इलिया टोपुरिया को उसने नंबर 4 पे रख दिया है। तो टॉप 3 में ओलिवेरा का ना होना, गिवन दैट कि ओलिवेरा अपनी जो भी फाइट्स को विन करता है या तो वो फिनिश आती है या फिर उसकी लास्ट फाइट को ले लो, मैक्स होलोवे फायर में चला हुआ था लाइट वेट में, बट उसे चार्ल्स ओलिवेरा डोमिनेट करके विन करता है। अब अगर कोई अभी डस्टिन को फॉलो कर रहा है तो लेटली तुमने नोटिस किया होगा डस्टिन पोरियर को अभी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है, क्योंकि बिना किसी रीजन के एक तो वो कॉनर के पीछे बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि डस्टिन के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा ग्रज है कॉनर को लेकर, और अब जो उसने ये टॉप 5 वाली लिस्ट को दिया है तो इसके लिए लोग उसे और ज्यादा कॉल आउट कर रहे हैं। और मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं यिरी प्रोहास्का के बारे में, जहां पर लाइट हेवीवेट चैंपियन कार्लोस अल्बर्ग ने जो यिरी प्रोहास्का को फेक समझाया और ये बोला था कि वो सारी एक्टिंग फेक करता है, तो उसको लेकर यिरी प्रोहास्का ने प्रॉपर रिप्लाई दे दिया है। तो रिप्लाई देते हुए स्टार्टिंग में ही थोड़ी सी फनी मूवमेंट आ जाती है, जिधर यिरी प्रोहास्का अल्बर्ग को लेकर ट्रैश टॉक करता है और अपनी ही ट्रैश टॉक में हंस पड़ता है। तो यिरी कहता है कार्लोस अल्बर्ग बहुत ज्यादा बुलशिट बातें कर रहा है और वो ये सारी बुलशिट बातें एक स्ट्रिपर से नहीं सुनना चाहता। तो फाइटिंग से पहले कार्लोस अल्बर्ग एक मेल स्ट्रिपर था, तो इसी को लेकर यिरी प्रोहास्का ने ट्रैश टॉक की है और ये बोलने के बाद खुद की ही ट्रैश टॉक में यिरी प्रोहास्का हंस पड़ता है। बट हाँ, इसके बाद यिरी सीरियस वे से बोलता है कि उसने कभी भी ये नहीं बोला कि उसने मर्सी को शो किया, बल्कि जो रोगन ने इस वाली बात को बोला था और वो जो रोगन से बस एग्री कर रहा था। फाइट को फिर से रिफ्लेक्ट करने के बाद उसे ऐसा लगता है कि जब कार्लोस अल्बर्ग हर्ट हो गया तो वो ये चीज बिलीव ही नहीं करना चाहता था कि अब ये फाइट बहुत ज्यादा इजी बन गई है और वो इजीली विन कर सकता है फाइट को, बल्कि वो अपने माइंड में यही सोच रहा था कि अभी भी ये वाली फाइट हार्ड है और उसे विन करने के लिए पूरा हार्ड जाना पड़ेगा। तो उसे चाहिए
था कि वो एक्सेप्ट कर लेता कि अब कार्लोस अल्बर्ग इंजर्ड हो चुका है और ये फाइट इजी बन चुकी है, तो वो बिना कुछ एक्स्ट्रा किए भी फाइट को विन कर सकता है। बट उसकी गलती, उसने ऐसा नहीं किया और कार्लोस अल्बर्ग उसे कैच कर लेता है। कार्लोस अल्बर्ग एक चैंपियन बन चुका है, कॉन्ग्रेट्स टू हिम। बट इसी के साथ उसे नहीं लगता कि एज अ चैंपियन अल्बर्ग को ऐसी बुलशिट बातें बोलनी चाहिए। अब इसके बाद यीरी से पूछा जाता है कि वो अपना रिटर्न कौन से ओपोनेंट के साथ करना चाहता है, तो यीरी ने यहाँ पर दो बहुत बड़े नाम लिए, जिसमें पहला तो है मैगोमेड अंकलैब और दूसरा है पोलो कोस्टा। मैगोमेड अंकलैब का लग रहा है कि वो बहुत ही जल्दी फाइट करने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि यीरी प्रोहास्का के साथ उसकी फाइट होगी। बट हाँ, जो सेकंड ऑप्शन है यानी कि पोलो कोस्टा के साथ फाइट हो सकती है, क्योंकि दोनों ने सेम टाइम में फाइट की है और लेटर एंड ऑफ द ईयर में ये दोनों आपस में फाइट कर सकते हैं। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं फ्रांसिस एंगानो के बारे में, जहां पर एंगानो से भी पूछा जाता है सीरिल गान और एलेक्स परेरा की फाइट को लेकर। और वंस अगेन, जैसे मैंने कल की वीडियो में बोला था, काफी फाइटर्स ये बिलीव करते हैं और फ्रांसिस एंगानो भी ये बिलीव करता है कि सीरिल गान के पास बहुत बड़ा अपर हैंड है। तो फ्रांसिस एंगानो का ये कहना था कि उसे नहीं पता कि एलेक्स परेरा क्या कर सकता है जिससे कि वो सीरिल गान को बीट कर रहा है, क्योंकि उसके ओपिनियन में एलेक्स परेरा के पास स्टाइलिस्टिकली बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है। सीरिल गान के पास बहुत ज्यादा टूल्स हैं और जिस वे से एलेक्स परेरा का फाइटिंग स्टाइल है, गान की फाइट उसके लिए एक गुड मैचअप नहीं है। बेसिकली एलेक्स परेरा ऐसे ओपोनेंट के साथ फाइट करने वाला है जो कि हेवीवेट डिवीजन में तो है, बट उसकी जो फुट मूवमेंट है यानी कि जो उसकी स्पीड है वो लाइट हेवीवेट से भी ज्यादा फास्ट है। तो एंगानो का भी बोल सकते हैं उसने भी समवट पिक कर लिया है सीरिल गान टू विन और एलेक्स परेरा टू लूज द फाइट। और ये वाली चीज तुम काफी फाइटर से सुनोगे, बट जब फैंस की बात करते हैं तो फैंस में सबसे ज्यादा फेवरेट अभी एलेक्स परेरा बना हुआ है। ब्रो, है तो ये टफ फाइट एलेक्स परेरा के लिए, क्योंकि एक तो वो हैवीवेट में जा रहा है, किसी को नहीं पता है कि वो हैवीवेट में कैसे मूव करने वाला है, फिर उसकी फिजिक को लेकर भी अभी क्वेश्चन है, और वो अपनी फाइट ऐसे भी ओपोनेंट के साथ कर रहा है जो कि हैवीवेट डिवीजन में बोल सकते हैं सबसे ज्यादा फास्ट है। तो यूएफसी व्हाइट हाउस की सबसे एंटिसिपेटेड फाइट में इसे बोलूंगा, जहां पर बहुत कुछ स्टेक में लगा हुआ है और इसी के साथ फाइट भी दोनों की बहुत ज्यादा क्लोज है। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं फेदरवेट फाइटर एल्जमेन स्टर्लिंग के बारे में, जहां पर संडे को एल्जमेन स्टर्लिंग ने बहुत अच्छी विन ली थी और अब ये विन लेने के बाद न्यू रैंकिंग निकल के आ चुकी है, जिसको लेकर टू बी ऑनेस्ट मैं हल्का सा डिसअपॉइंटेड हूं, क्योंकि यहां पर स्टर्लिंग को बस एक रैंक का पुश मिला है, यानी कि वो पहले नंबर 5 पे था और अब वो आ चुका है नंबर 4 पर। कम से कम एल्जमेन स्टर्लिंग को मुझे लगता है 3 पे होना चाहिए, या फिर तो देखा जाए तो वो 2 पर भी हो सकता है। डिएगो लोपेस 2 बार टाइटल फाइट को हार चुका है और एकदम से तो उसे टाइटल शॉट मिलने नहीं वाला, तो टॉप रैंक में होने का उसका कोई फायदा नहीं है। और इसी के साथ मोब्जा रिवलॉइव की फाइट में मर्फी ने अपने हिप को भी इंजर्ड कर लिया था, तो वो भी काफी टाइम के बाद आने वाला है। इसीलिए मुझे लगता है फाइनली स्टर्लिंग ने डिजर्व कर लिया था कि वो नंबर 2 या फिर नंबर 3 पर आए, बट उसकी प्लेसिंग आई है नंबर 4 की। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं इस हफ्ते होने वाले यूएफसी फाइट नाइट के बारे में, जहां पर मेन इवेंट फाइट में वेल्टरवेट फाइटर्स जैक डेला मेडलेना और कार्लोस प्राटिस के बीच में फाइट होने वाली है। और रिसेंटली दोनों का पहला फेस ऑफ हो चुका है और यहां पर नोटिस करने वाली बात है, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि इतना ज्यादा डिफरेंस होगा, बट जेडीएम के कंपैरिजन में कार्लोस प्राटिस बड़ा लग रहा है। पूरी स्टोरी का पता बोल सकते हैं वेन्स के टाइम लगेगा और इसी के साथ ये वाला फाइट नाइट कार्ड बहुत ज्यादा बड़ा कार्ड है, तो डेफिनेटली इसको देखने में बहुत मजा आने वाला है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।